हेलो एवरीवन, वेलकम टू अत्यंत स्टडी पॉइंट। अभी जस्ट आपका एग्ज़ाम होने वाला है ICAR का, टेक्निकल का, और आपका लेखपाल और वीडियो का इसी मंथ में एग्ज़ाम होने वाला है। तो पॉलिटी से रिलेटेड हम यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे। ऑलरेडी मैंने 100 क्वेश्चन का पॉलिटी का वीडियो बनाया हुआ है, बट यहाँ पे हम लोग लगभग 200 क्वेश्चन का हम लोग पॉलिटी का मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि रिविजन होगा एग्जाम में जाने से पहले। अगर आप देख कर चलेंगे तो आपके लिए बहुत हेल्प मिलेगा। और देखिए आप कितना क्वेश्चन कर पाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन है, कौन निर्णय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। यानी कौन डिसाइड करेगा कि जो मनी बिल है धन विधेयक वो धन विधेयक है या नहीं। तो कौन करता है? ऑप्शन है आपके सामने 4। तो याद रखिए कौन करता है आपका लोकसभा अध्यक्ष, यानी लोकसभा स्पीकर। अच्छा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा वर्तमान में अपने लोकसभा अध्यक्ष कौन है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सभी भारतीयों को मतदान का अधिकार होना चाहिए, चाहे उनका सामाजिक आर्थिक स्तर कुछ भी हो। यह किसका कथन है? बहुत ही अच्छा पॉइंट है। अभी जस्ट चुनाव का माहौल भी चल रहा है पूरे देश में, 5 राज्यों में भी चुनाव चल भी रहा है और 2024 में इलेक्शन भी है। तो आपको बताना है कि यह कथन किसका है, किसने कहा था। तो ये आपका कथन किसका है, तो बताइए। जवाहरलाल नेहरू जी का। ठीक है, कई लोग हमको लग रहा है कि सोच रहे होंगे कि BR अम्बेडकर होगा, लेकिन BR अम्बेडकर नहीं होगा, जवाहरलाल नेहरू जी का। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो थर्ड क्वेश्चन है, संवैधानिक सरकार का अर्थ होता है। संवैधानिक सरकार का क्या अर्थ होता है? कि सरकार जो है संविधान की शर्तों के अनुसार सरकार चले। ठीक है, जब आप पढ़ेंगे तो यह लिखा रहता है विधि का शासन। ठीक है, यानी विधि का शासन, यानी संविधान की शर्तों के अनुसार जो विधि का शासन बनाएगा उसी के अनुसार हमारा संविधान चलना चाहिए। तो संविधान सरकार का अर्थ है क्या होगा? संवैधानिक सरकार का संविधान की शर्तों के अनुसार सरकार को चलना चाहिए, यानी थर्ड का क्या हो जाएगा? ए। ओके, आइए फोर्थ नंबर देखते हैं। राज्यसभा के कितने सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है? जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं उनमें से कितने लोगों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है? नहीं, यहाँ से 2 क्वेश्चन होते हैं। पूछ सकता है लोकसभा में कितने लोग मनोनीत करता है और राज्यसभा में। तो आपको याद रखना राज्यसभा में कितने लोग मनोनीत करता है, तो 12 लोगों को याद रहेगा, जो कला साहित्य विज्ञान के क्षेत्र में अपना उत्कृष्ट योगदान दिए रहते हैं उनको इसमें शामिल किया जाता है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। कौन सा विषय राज्य सूची में उल्लेखित नहीं? इस तरह का तो एग्जाम में बहुत सारे एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान दीजिएगा। राज्य सूची का विषय कौन सा है, केंद्र सूची का विषय कौन सा है और समवर्ती सूची का विषय क्या है। इस तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो फोर्थ जो आपका फिफ्थ का क्या आंसर होगा? कौन सा विषय राज्य सूची में उल्लेखित नहीं है, ये आपको बताना कौन सा उल्लेखित नहीं है, बाकी जो है अलग हैं। तो बताइए इसमें अगर आपको एलिमिनेट करना होगा तो कैसे है? कृषि, कानून व्यवस्था, भूमि और राजस्व, ये सब क्या है? राज्य की सूची के विषय। लेकिन जो नागरिकता है वो केंद्र के विषय है। आपने पढ़ा भी होगा जब CA जब लाया था, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, वहाँ से आप समझ जाइए। और नागरिकता जो है भारत में कैसी नागरिकता? एकल नागरिकता है। और एकल नागरिकता या इकहरी नागरिकता जिसको हम लोग बोलते हैं, ये हमने लिया हुआ है ब्रिटेन से। ठीक है, और अमेरिका में जो होता है वहाँ पे दोहरी नागरिकता होती है, यानी राज्य की अलग नागरिकता होती है और यानी स्टेट की और कंट्री की अलग नागरिकता होती है। जैसे भारत में क्या है? सिंगल नागरिकता, भारत की एक वोटर ID कार्ड मिलता है, भारत की नागरिक है। या उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु या छत्तीसगढ़ या असम, तेलंगाना, आप उसके बोल सकते हैं कि आप नागरिक नहीं है, माने एक आपको एक ही वोटर ID कार्ड, वैलिड ID कार्ड मिलता है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। किस आधारों पर राष्ट्रपति राज्यपाल को पदच्युत कर सकता है? अगर यहाँ पूछ रहा है कि राष्ट्रपति को राज्यपाल को हटाना है, यानी पद से हटाना है, तो किसके आधार पर हटाएगा बताइए? कोई है आधार? नहीं, संविधान में इस तरह का कोई वर्णन आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो 6 का क्या हो जाएगा? D। राज्यपाल प्रयुक्त के आधार पर संविधान में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि उसे कदाचार के आधार पर या संविधान का उल्लंघन, नहीं, संविधान के उल्लंघन या संविधान के अतिक्रमण पर राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा, लेकिन राज्यपाल के लिए ऐसा संविधान में कोई वर्णन आपको नहीं मिलता है। ये ध्यान दीजिएगा, आपको बहुत सारे इसमें यूनिक क्वेश्चन मिलेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। राज्य विधानसभा की अधिकतम सदस्य संख्या है,
यह आपका पेट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी गया कि राज्य विधानसभा की अधिकतम संख्या है कितनी है, यानी राज्य में जो विधानसभाएं होती हैं उनकी अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, तो बताना है। तो कितनी हो सकती है? 500। ठीक है, याद रहेगा। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने निम्नलिखित में से कौन से अधिकारों को संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? किसको कहा है उन्होंने? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है। संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है भीमराव अम्बेडकर ने, तो किसको कहा है ये आपको बताना है। तो 8 का क्या हो जाएगा? किसको? संवैधानिक उपचारों। जब आर्टिकल 32 आप पढ़ते हैं तो वहाँ पे आपको मिलता है 5 रीट, आपको वहाँ पे मिलते हैं। क्या मिलता है? 5 रीट मिलते हैं। तो वहाँ पे उसी चीज़ को यहाँ पे लेके बात की गई है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। वाक्य और व्यक्ति की स्वतंत्रता असीमित नहीं है, इस पर कब प्रतिबंध लगाया जा सकता है? 9 कह रहा है वाक्य जो है आपका और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता असीमित नहीं है, इस पर कब प्रतिबंध लगाया जा सकता है? राष्ट्र की एकता और अखंडता के पक्ष में। क्या सही या गलत है? तो ये सही है। संसद और न्यायालय की अवमानना या मानहानि, ये भी सही है। लोक व्यवस्था, शिष्टाचार एवं सदाचार, ये भी सही है। तो यानी उपरोक्त सभी आधारों पर, यानी अगर देखा जाए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, उपरोक्त सभी आधारों पर क्या है? प्रतिबंध लगाया जा सकता है। आइए आगे बढ़ते हैं। वोट देने का अधिकार, देखिए 5 राज्यों में वोट पड़ रहा है और जो लोग वोट दे रहे हैं उनके तो एटलीस्ट पता ही होना चाहिए। ठीक है, यानी यही कहा जाता है पॉलिटी पढ़ने का मेन उद्देश्य यही नहीं होता कि केवल आपका सब्जेक्टिव है कि सब्जेक्ट में पेपर आना है, क्वेश्चन आना है तो भैया पढ़ ली। देखो पॉलिटी यहाँ से पढ़ने से आपको बहुत सारे अपने राइट्स जानने के आपको फ़ायदे हैं। ठीक है, यानी आपको अपने राइट्स एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए। अगर आप भारत के नागरिक हैं या कोई भी किसी भी देश का नागरिक है तो उसे अपने संविधान के बारे में कुछ बातें तो उसे पता ही होनी चाहिए। तो वोट देने का अधिकार एक है, जो वोट देने का अधिकार है क्या है? संवैधानिक अधिकार है, विधिक अधिकार है, व्यक्तिगत अधिकार है या सामाजिक अधिकार है? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो क्या है? ये संवैधानिक अधिकार है। क्या है? याद रखिएगा, ये है संवैधानिक अधिकार है। आइए आगे बढ़ते हैं। भारत में दल विहीन लोकतंत्र का सर्वप्रथम समर्थन किसने किया था? मतलब लोकतंत्र में, ठीक है, दल विहीन यानी जैसे भाजपा दल है, एक कांग्रेस दल है, एक सपा है, बसपा, यानी बहुत सारे दल हैं। ठीक है, तो उनके बिना किसने ये प्रस्तुत किया था कि नहीं होना चाहिए? प्रस्ताव समर्थन किसने किया था? तो 11 का क्या हो जाएगा आपका? इन्होंने किया जयप्रकाश नारायण जी ने। ठीक है, किसने किया था? जयप्रकाश नारायण जी ने। आइए आगे बढ़ते हैं। संविधान में मूल कर्तव्य को किस समिति की अनुशंसा पर शामिल किया गया? तो बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है और बहुत बार मूल कर्तव्य से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मूल कर्तव्य जो है स्वर्ण सिंह कमेटी, ठीक है, स्वर्ण सिंह कमेटी के द्वारा इसे किया गया था, शामिल किया गया था। जो मूल कर्तव्य था, ठीक है, इसे जब स्टार्टिंग में जब ये शामिल किया गया तो आप लोग बताइए किस अमेंडमेंट के द्वारा शामिल किया गया था? ये मैंने पढ़ाते वक्त बताया भी है। ठीक है, आप हमारा अगर लेक्चर अगर जो देख रहे होंगे पॉलिटी का तो उसको आप जाके देखिए, आपको पता चलेगा कि किस अमेंडमेंट के द्वारा किया गया। ठीक है, और अभी वर्तमान में देखिए इसमें 11 है, मूल कर्तव्यों की जो संख्या 11 हो गई है, लेकिन जो स्टार्टिंग में जब इसे शामिल किया गया था तब कितने थे? 10 थे। ठीक है, अगर आप नहीं देखिए हमारा वीडियो, प्रीवियस टाइम का वीडियो देखिए, आपको यहाँ से बहुत सारी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अशोक मेहता ये आपके पंचायती राज व्यवस्था संबंधित है। ठीक है, तो इस सब के बारे में बात नहीं करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वित्त आयोग के गठन का प्रावधान भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में आपको मिलता है? बहुत बार एक क्वेश्चन पूछा गया और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, किस अनुच्छेद में है? तो वित्त आयोग के गठन का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो आपको मिलेगा 280 में। किस में मिलेगा? 280 में। इंपॉर्टेंट है, पहले तो ये चीज़ याद रखिएगा कि ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अगर आप वनडे एग्जाम किसी भी तैयारी कर रहे हैं, चाहे आरआरबी की, एनटीपीसी की या आईसीएआर की पेपर अभी देने वाले हैं, और अभी वीडियो का एग्जाम होने वाला है, मार्च में डेट थी। आई होप अगर चेंज ना हुआ तो ज़रूर मार्च में पेपर करा लिया जाएगा। तो इसे देखिए, और यहाँ पे क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि वित्त आयोग जो होता है, जो वित्त आयोग के जो अध्यक्ष होता है उसकी नियुक्ति कौन करता है? तो यह याद रखिएगा, राष्ट्रपति करते हैं। कौन करता है? राष्ट्रपति जी करते हैं। इतनी दो इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई। अब यहाँ से बहुत सारे पॉइंट्स आपको निकलेंगे कि वित्त वर्तमान में
कौन सा वित्त आयोग है और पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो अब ये 2 क्वेश्चन अब आपके लिए रहेगा, या नहीं तो आप हमारा विस्तृत वाला जो बिना क्वेश्चन वाला यानी जो थ्योरेटिकल क्लास है आप उसको देखिए, वहाँ पे हम आप लोगों को बताए हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ग संघर्ष की संकल्पना प्रस्तुत की। वर्ग में जो डिफरेंट वर्ग होते हैं उनमें जो संघर्ष होता है उसकी संकल्पना किसने किया था। तो किया था आपका मार्क्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, संवैधानिक प्रश्नों की सुनवाई निम्न में से कितने न्यायाधीश करते हैं। जो संवैधानिक प्रश्न की सुनवाई होती है तो उसमें कितने न्यायाधीश करते हैं, कितने न्यायाधीश होने चाहिए ये आपको बताना है। तो 15 का क्या हो जाएगा, मिनिमम जो न्यायाधीश होते हैं उनकी संख्या आप देखेंगे तो कम से कम क्या होनी चाहिए, 5। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। लोक अदालत द्वारा पहली बार मुकदमों की सुनवाई कब की गई थी। लोक अदालत द्वारा मुकदमों की सुनवाई पहली बार कब की गई थी। तो आपका 1985 में हुआ था, 6 अक्टूबर 1985 को। फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, ये आपको याद करनी पड़ेगी। ठीक है, लोक अदालत द्वारा पहली बार सुनवाई कब की गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा किसके अंतर्गत स्थापित की गई थी। जो संविधान सभा स्थापित की गई थी किसके अंतर्गत स्थापित की गई थी, मैंने अच्छे से वीडियो में आपको समझाया था। आप लोग उस वीडियो को देख के कमेंट बॉक्स में बताइएगा अगर आपने, या अगर आपको पता हो तो आप डायरेक्ट बता सकते हैं। ठीक है, तो 17 का आंसर आपका क्या हो जाएगा, कैबिनेट मिशन। ठीक है, कब हुआ था, कैबिनेट मिशन, ना कि नेहरू रिपोर्ट, वेवेलियानी, कृष्ण मिशन। मैंने तीनों को बहुत डीप में मैंने पढ़ाया है। अगर ये देखिए, ये जो मैंने जो भी पढ़ाया है हिस्ट्री बैकग्राउंड से भी आपके इंपॉर्टेंट है और पॉलिटी बैकग्राउंड से भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये चारों चीज़ें आप जाकर पढ़िए। हमारा पार्ट 1 पार्ट 2 करके मैंने डाला हुआ है, तो आपको वहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कौटिल्य विरचित अर्थशास्त्र का संबंध है। जो कौटिल्य जो रचना की गई है अर्थशास्त्र का संबंध किससे है। ठीक है, अब अर्थशास्त्र है तो लग रहा है कि अरे अर्थशास्त्र होगा। ठीक है, लेकिन वो अर्थशास्त्र नहीं है। ठीक है, उसमें बात की गई है राजनीति विज्ञान से संबंधित। क्या है, राजनीति विज्ञान से संबंधित है। सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ। एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। तो कब हुआ था, तो जून 2005 में। अब देखिए यहाँ पे आपको कंफ्यूज भी कर सकता है। देखिए दे दिया है यहाँ पे मार्च दे दिया है, यहाँ पे जुलाई दे दिया है और 2005 कर देगा। तो इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं जो थोड़ा प्रीवियस ईयर में बहुत टाइम आ चुके रहते तो कभी उन्हें टफ करने के लिए आपको महीने दे देगा किस मंथ में हुआ था। ठीक है, 2005 तो आप याद कर लेंगे, लेकिन मंथ नहीं याद रहता कि किस मंथ हुआ था। तो इस तरीके से क्वेश्चन बनाए जाते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। 73वां जो भारतीय संशोधन था, संविधान संशोधन, किससे संबंधित था। ठीक है, मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो इस पर बनाया हुआ है, तो आई होप अगर आपने देखा होगा तो आपको पता होगा। नहीं देखे हैं तो वीडियो जाकर देखिए, बहुत ही डिटेल्स मैंने बनाया हुआ है जो आपके PCS IAS की एग्जाम, SSC सभी एग्जाम में आपके काम आएंगे। तो देखिए 20 का क्या हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा पंचायत राज प्रणाली से। ठीक है, 73वां संविधान संशोधन। और ये आपका देखिए, जब आप ये देखेंगे तो आपको दिखेगा 1992। ठीक है, 1992 में 73वां संविधान संशोधन किया गया था। इसमें जो बात करेंगे इसमें 28 विषय इसमें शामिल किए गए कि गांव में पंचायत में क्या गया, और त्रिस्तरीय पंचायत की व्यवस्था को मैंने पढ़ाया था। जो आप सामुदायिक ग्राम विकास जो डेवलपमेंट देखते हैं कई जगह पे, तो जो ये कार्यक्रम चलाया गया उससे जो नुकसान जो केवल सरकारी सिस्टम तक रह गया, फिर उसे निचले स्तर पर लाने के लिए बलवंत राय मेहता कमेटी पहली बनाई गई। फिर उन्होंने ग्राम स्तर पे 3 भागों में उन्होंने कहा कि 3 भागों में होना चाहिए। ठीक है, ग्राम पंचायत को। तो ये सारी चीज़ें अगर आप पढ़ेंगे तो आपको डिटेल से मिल जाएगा, तो जाकर वीडियो देखिए। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानव अधिकारों का घोषणा कब की थी। मानव अधिकार, ठीक है, यहाँ बात हो रही मानव अधिकारों की। और अभी प्रेजेंट टाइम आपका जब वीडियो बना रहा हूँ तो इस टाइम यूक्रेन में रूस ने अटैक कर रखा है। ठीक है, तो ये देखिए अब यहाँ मानव अधिकार की बात हो रही है, लेकिन वहाँ पे कौन से मानव अधिकार चल रहा है अब तो ये संयुक्त राष्ट्र को ही बताना चाहिए। तो 21 का देखा जाए तो आंसर क्या हो जाएगा, 10 दिसंबर 1948। ठीक है, 10 दिसंबर 1948 याद रखिएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 22 का क्या होगा आपको बताना है। अध्यादेश जारी करना, वर्तमान में अभी जो राष्ट्रपति हमारे यहाँ, एक राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों अध्यादेश जारी कर सकते हैं। आई होप आप लोग को पता होगा, नहीं पता होगा तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए कि हमारे यहाँ जो देश में 2 लोग अध्यादेश जारी कर सकते हैं। अध्यादेश तभी जारी किया जा सकता है जब सेशन न चल रहा हो। सेशन न चल रहा
यानी राज्य में सेशन ना चल रहा हो, यानी राज्य में विधानसभा ना चल रही हो, और सेंट्रल में आपका लोकसभा राज्यसभा नहीं चल रहा हो। बस इतनी बातें मैं यहाँ पे बता सकता हूँ, बाकी एक्सप्लेन में हम लोग बाद में देखेंगे। तो 22 का क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। जवाबित थे, जो जवाबित शब्द है क्या था ये, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ डायरेक्ट, जो ये एक्चुअली इस तरह के क्वेश्चन आपके सिविक्स की तैयारी करने, टीजीटी पीजीटी अगर कर रहे होंगे तो वहाँ पे पूछे जाते हैं। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। तो ये क्या है, यहाँ पे 4 ऑप्शन आप लोग को मैं दिखा देता हूँ। 23 का क्या होगा, तो राज्य कानून होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा, राज्य कानून। आइए आगे बढ़ते हैं। नागरिक सुरक्षा गारंटी का स्थापना किस वर्ष की गई थी। नागरिकों की सुरक्षा से रिलेटेड गारंटी की बात किस वर्ष में की गई कि नागरिकों को यह सुरक्षा 100% गारंटी प्रदान किया गया, तो कब किया गया, आपको कब मिला ये, 1962 में। कब मिला आपको, 1962 में। बाल कल्याण से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, बाल कल्याण, जो बालकों से संबंधित कल्याण की बात करती है, कौन सी संस्था है, तो 25 का क्या हो जाएगा, सी, यूनिसेफ। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव निम्न में से कौन भाग नहीं लेता। क्वेश्चन पर ध्यान से समझिएगा, समझना, यहाँ देखिए बोलो झटके में पढ़ लेते हैं, तो यहाँ लिखा कौन भाग नहीं लेता है, तो जो भाग नहीं लेता है उसको हमने अलग करना है। तो 26, तो बताइए, अच्छा क्वेश्चन है और इस तरह क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। तो राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य लेते हैं, एकदम लेते हैं। लोकसभा के निर्वाचित सदस्य लेते हैं, एकदम लेते हैं। विधानसभा के निर्वाचित सदस्य लेते हैं, हाँ लेते हैं। विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य नहीं लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए, इसको याद कर सकते बढ़िया इजी से, क्यों नहीं लेते हैं कि कुछ ही राज्यों में विधान परिषद होता है, तो अगर केवल कुछ राज्यों के विधान परिषदों को अगर शामिल कर लिया जाएगा तो डिसबैलेंस हो जाएगा। या अगर संविधान में ऐसा होता कि भैया प्रत्येक राज्य में विधान परिषद होता तो बात एक थोड़ा तार्किक हो सकता था। ठीक है, बट यहाँ पे कुछ ही राज्यों में तो वहाँ का वेटेज बढ़ जाएगा और दूसरे राज्यों में जहाँ पर नहीं वहाँ का वेटेज कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसलिए नहीं है। और इसका जो क्या आता है, इसको बनाया जाता है आर्टिकल 169, आप याद रखिएगा, आर्टिकल 169 के तहत इसकी बात की गई विधान परिषद होगी। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की जो दार्शनिक आधारभूमि है, जो भारतीय संविधान है उसकी दार्शनिक आधारभूमि क्या है, यानी बेस क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, कहाँ से शुरू होता है, तो होता है आपका प्रस्तावना से। अब कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा कि प्रस्तावना कब शामिल किया गया। चलिए हम ईयर बताते हैं, 1947 में से शामिल किया गया। अब आपको बताना है कि इस रिपोर्ट को किसने प्रस्तुत किया था, ठीक है, और किस डेट को शामिल किया गया था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को सूचना का अधिकार दिया गया है। ठीक है, राष्ट्रपति को अगर कोई सूचना चाहिए तो वो कैसे प्राप्त करेगा। ठीक है, तो इसका अधिकार आपको कहाँ पे मिलता है, राष्ट्रपति कहाँ से प्राप्त करेगा, तो अनुच्छेद 78। और एक किससे प्राप्त करेगा, ये याद रखिएगा, प्रधानमंत्री से। ठीक है, निम्न में से किस रीट का शाब्दिक अर्थ होता है, हम आदेश देते हैं, हम तुम्हें आदेश देते हैं, हम आदेश देते हैं, ये आपको कहाँ पे मिलेगा, यानी किस रीट में 29 का क्या होगा, तो ये आपको मिलता है परमादेश। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। 13वां क्वेश्चन है, निम्न में से एक मुख्यमंत्री का राज्यपाल के प्रति कर्तव्य नहीं है। कौन सा कर्तव्य नहीं, अपने दल की नीतियों के बारे में सूचित करना, कभी नहीं, कोई भी नहीं करेगा। ठीक है, यानी अगर नहीं को प्रश्न मंत्रिपरिषद सभी विषयों को सुनिश्चित करना ये करता है। ठीक है, फिर आप देखते हो कि प्रशासन संबंधी सूचनाओं की जानकारी देना ये भी करता है। विधान विषयक प्रस्ताव के बारे में सूचित करना ये भी करता है। ठीक है, निम्न में कौन सा राजनीतिक दल का आवश्यक तत्व नहीं है, राजनीतिक दलों का कौन सा एक आवश्यक तत्व नहीं है, अगर उनके बिना मतलब काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, तो क्या होगा, विदेशों द्वारा मान्यता। सिंपल सी बात है, बहुत आसान क्वेश्चन है। विदेशों द्वारा मान्यता से क्या मतलब होगा, देश में हमारे लेना है, जैसे मान लीजिए कि कल को कोई एक नई पार्टियां बनाते हैं XYZ, तो उसको मान्यता भारत उसको मिलेगा तो चुनाव आयोग दे देगा, तो उसे विदेशों से लेने कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। ग्राम पंचायत अपने सभी कार्यों के लिए, ग्राम पंचायत अभी सभी ग्राम पंचायत जो है अपने सभी कार्यों के लिए, क्या इसमें सही आंसर होगा, तो बताइए, ग्राम सभा के प्रति उत्तरदायी होती है या सरपंच के प्रति उत्तरदायी होती है। एक ऑप्शन, यहाँ पे भी 2 ऑप्शन होंगे, ये देख लीजिए एक बार, आपको थोड़ा आइडिया लगे। क्षेत्र समिति के प्रति उत्तरदायी होती है या जिला अधिकारी के प्रति उत्तरदायी, नहीं, ये होती है आपके किसके प्रति उत्तरदायी होती है, तो ये ध्यान दीजिएगा, ग्राम सभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, ग्राम सभा के प्रति उत्तरदायी होती है। आइए आगे बढ़ते हैं। यह कौन निश्चित करता है कोई विधेयक वित्त विधेयक
अथवा नहीं, ठीक है, कौन तय करता है। 33 पूछ रहा है तो आपको बताना है 33 का कौन होगा, लोकसभा स्पीकर। ये क्वेश्चन अभी ऊपर करा दिया हूँ, पहला ही क्वेश्चन था ये, लोकसभा स्पीकर यानी लोकसभा अध्यक्ष। वर्तमान में लोकसभा की बैठक के लिए क्या गणपूर्ति है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। और अभी तक अगर आप हमारा वीडियो देख रहे हैं और अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है, हमारी बातें लैंग्वेज समझ में आ रही है, अगर आपको लग रहा है कि आप एग्जाम में हम मदद कर पा रहे हैं या कर सकते हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंडों को भी शेयर करें, ठीक है। ये आपसे विनम्र विनती। अगर नहीं आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ डिसलाइक करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको क्या इसमें गलत लगा, ठीक है, ताकि हम उसे और अच्छा कर सकें। आइए आगे बढ़ते हैं, 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बहुत आराम से। तो 34 का आपको क्वेश्चन पूछना है, वर्तमान में लोकसभा के जो बैठक होती है उसमें कम से कम कितने लोग हों तो कार्यवाही शुरू कर दी जाएगी। तो कितने कम से कम होना चाहिए, 55 सदस्य होने चाहिए, एटलीस्ट 55 लोग तो चाहिए, ठीक है। 55 से कम अगर होंगे तो नहीं। नियम किस अधिकार का वर्णन डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान के हृदय एवं आत्मा के रूप में किया। अभी हम लोगों ने इसको पढ़ा था, पर मैंने वहाँ पर थोड़ा सा बस एक्सप्लेन किया था आपके लिए। अब आपको बताना है तो क्या बताएंगे, क्या होगा। तो इसमें होगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो आर्टिकल 32 में हम लोग पढ़ते हैं वही, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। संप्रभुता जो है, संप्रभुता का विशिष्टता है, मैंने पढ़ाया था और पूरा एक्सप्लेन करके मैंने बताया था संप्रभुता मतलब होता क्या है, ठीक है। अब यहाँ पे आपकी बारी है, क्योंकि आप अगर आपने वीडियो देखा है हमारा, ठीक है, चैनल में जो पॉलिटी का वीडियो लगता है बनाया जा रहा है, अगर देखा होगा तो आपको पता होगा 36 का आंसर क्या होगा, राज्य की, ठीक है। क्या संप्रभुता क्या है, राज्य की, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। संविधान के कौन से अनुच्छेदों में यह प्रावधान है कि राज्य नीति के निर्देशक तत्वों को न्यायालय में नहीं ले जा सकता। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं उनको आप न्यायालय में नहीं ले जा सकते। यह आपको किस आर्टिकल में दिखाई देगा या मिलेगा। तो 37 का क्या आंसर होगा, आपका अनुच्छेद क्या हो जाएगा, 37। 40 आपको पता है ग्राम पंचायत से संबंधित है, ठीक है। इसी तरह आर्टिकल 2-4 आप याद करते चलिए, आपके एग्जाम में काम भी आ जाएगा। एक राज्य जो अपने नागरिकों को अधिकतम सामाजिक सुविधा प्रदान करे कहलाता है। एक ऐसा राज्य जो अपने नागरिकों को अधिकतम सामाजिक सुविधा प्रदान करे, जैसे आप जिस राज्य में रह रहे हैं, अगर आपको अधिकतम सामाजिक सुविधा अगर मिल रही है तो ऐसे राज्य को क्या कहते हैं, ऐसे राज्य को आप क्या कहेंगे, कल्याणकारी, वेलफेयर स्टेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वेलफेयर स्टेट, कल्याणकारी राज्य। आइए आगे बढ़ते हैं। अस्पृश्यता की समाप्ति का संबंध किससे है, वन लाइनर क्वेश्चन है, 17 से है, ठीक है। आपका 18-19 आपका स्वतंत्रता से संबंधित है, आपका समानता से संबंधित है 16-18। तो इस तरीके से आप याद करते चलिए। आइए देखते हैं, मिलान करने वाला अच्छा है, मिलान कीजिए। वित्त आयोग अभी ऊपर आपने पढ़ा था, अगर आप एक भी मिलान कर ले गए तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। वित्तीय आपातकाल अगर देश में लगे तो, राज्यसभा और संवैधानिक संशोधन, यानी संविधान में अगर संशोधन करना है तो। जितने प्रकार सारे संशोधन होते हैं मैंने वीडियो में अच्छे से पढ़ाया हुआ है, ठीक है। आप अगर हमारा वीडियो नहीं देखे तो उसे देखिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंडों को भी। तो बताइए 40 नंबर जो क्वेश्चन है, तो 40 का क्या होना चाहिए, कूट कर छोड़ देते हैं, नॉर्मली देख लेते हैं, ठीक है। वित्त आयोग अभी ऊपर आपने पढ़ा था तो आपको याद होना चाहिए, और नहीं याद है तो देख लीजिए वित्त आयोग किससे संबंधित है। आर्टिकल आपका क्या हो जाएगा, 280, ठीक है। देख लीजिए ऊपर थोड़ा कर देता हूँ ताकि आपको मिलान करने में आसानी हो, ठीक है। 280, ओके। अब पूछा वित्तीय आपातकाल, 3 आपातकाल है, ठीक है। एक राष्ट्रीय आपातकाल, फिर एक राष्ट्रपति शासन, और एक आप पढ़ते हैं क्या, वित्तीय आपातकाल। तो फाइनेंस वाले यहाँ पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा, वित्तीय आपातकाल में आप देखेंगे तो 360। अब पूछा है राज्यसभा, तो राज्यसभा का वर्णन आपको किस में मिलेगा, 312 में। और संविधान संशोधन की जो बात आपको मिलती है 368 में। तो बड़ा आसान है, यहाँ से सारे आपको याद होने चाहिए, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट भी है इसलिए मैं बोल रहा हूँ, आप लोग याद करते चलिए या कहीं नोट करते चलिए। इस तरह के आर्टिकल आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछ भी लिए जाते हैं या डायरेक्ट पूछ लेगा आपसे, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, बाकी आप मिलान कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। PDF फाइल आपका टेलीग्राम में डाल दिया जाएगा, आप अध्ययन स्टडी पॉइंट करके आप सर्च कीजिएगा, आपको मिल जाएगा, ठीक है। वहाँ पे आपको इसकी PDF फाइल आपको मिलेगी। ये आपके बिहार में क्वेश्चन पूछा गया था 41 नंबर, ठीक है।
आपको बताना है राष्ट्रीय ध्वज में लंबाई है और चौड़ाई का उचित अनुपात क्या है। अभी 26 जून का आपने झंडा फहराया होगा, तो आप बता भी दीजिए कितना होता है। तो कितना होता है, आसान क्वेश्चन है, तो 3 और 2 याद रखिएगा। अब बिहार के क्वेश्चन में किया क्या था, चौड़ाई पहले कर दिया था, लंबाई बाद में कर दिया था, और 2:3 भी दिया हुआ था और 2:3 भी दिया था, 3:2 भी और 2:3 भी। तो जो रटने वाले लोग थे वो सबसे ज़्यादा जो थे, जहाँ लंबाई चौड़ाई केवल उसे पलट दिया था, तो तब भी लोगों रटने वाले लोगों ने बहुत सारी गलतियाँ करके आए थे और 3:2 ही मार के आए थे। मतलब 100 में से कम 95 लोग ऐसे थे जो 3:2 मार के आए थे। तो थोड़ा इस तरह के क्वेश्चन, जो ट्रिकी टाइप के भी क्वेश्चन कर लीजिए या जैसा भी जो भी समझ में आए, तो थोड़ा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, आपको आंसर ऑटोमेटिक मिलेगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सामाजिक डार्विनवाद का प्रवर्तक है। टीजीटी, नेट और सिविक्स के अगर आप तैयारी करते होंगे तो आपको पता होगा, अगर नहीं तो कोई बात नहीं, फिर भी जान लीजिए 42 का क्या हो जाएगा। तो रेटिजल होंगे। ठीक है, ज़्यादा मैं यहाँ पर इनके बारे में नहीं बताऊँगा। आगे बढ़ते। धन विधेयक को परिभाषित किया गया। जो धन विधेयक अभी जो हम लोग पढ़ रहे थे, मनी बिल, ये कौन प्रस्तुत करता है, कौन से नोटिस करेगा, तो अभी हम लोग देखा कि लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। ठीक है, या लोकसभा स्पीकर कर लिए। अब यहाँ पूछा 43 के बारे में, तो क्या होगा, तो किसे मिलता है, तो आपका ये मिलता है अनुच्छेद 110 में। निम्न में कौन सा राज्य की उत्पत्ति की सही व्याख्या करता है। ठीक है, तो बताइए 44, आसान क्वेश्चन है। विकासवादी सिद्धांत होगा, यहाँ पर सिद्धांत के बारे में बात की जा रही है, तो विकासवादी सिद्धांत है, याद रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। एक आधुनिक राज्य संविधान के बिना राज्य नहीं है, अपितु अराजकता का शासन, यह कथन किसका है। तो यह कथन किसका है, ये आपको बताना है। यानी देखिए, ये जो क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं अक्सर टीजीटी, पीजीटी के जो साइंस, पॉलिटिकल साइंस के जो पेपर होते हैं उसी में पूछे जाते हैं। तो आपको बताना है 45 का क्या हो जाएगा, सी। 46 देख लिए। निम्न में से कौन सा शब्द संविधान की प्रस्तावना में नहीं है। कौन सा ऐसा शब्द है जो संविधान की प्रस्तावना में नहीं। मैंने पढ़ाते वक्त बहुत अच्छे से आपको लोग बताया था, पार्ट 1 में ही वीडियो जो बना रहा था, कि आप ध्यान से पढ़िए, वहाँ से पूछा जाता है। तो पूछ रहे हैं कौन सा शब्द संविधान की प्रस्तावना में नहीं है, तो 46 आपको बताना है, तो कौन सा नहीं है, तो संघीय शब्द आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, कौन सा शब्द नहीं मिलेगा, संघीय, इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा। द्विसदनवाद निम्न में से शब्द प्रणाली में से किस एक की एक अनिवार्य विशिष्टता है। द्विसदनवाद, द्विसदन होता है जैसे लोकसभा राज्यसभा, आप पढ़ेंगे द्विसदनवाद। तो 47 आपको बताना है, 47 का क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो होगा आपका संगठनात्मक व्यवस्था। आइए 48 देखते हैं। संविधान की बाहरी अनुसूची किसके कार्यों से संबंधित है, तो नगर पालिका से संबंधित है। 11 जो है आपकी नगर पालिका से संबंधित है, और जो ग्राम पंचायत जो है आप पढ़ेंगे ग्राम पंचायत, तो ये आपके 11वें संबंधित है। और ये जो दोनों हैं ये 73वां संविधान संशोधन है, और ये आपका 74वां संविधान संशोधन है। ठीक है, तो याद रखिएगा। और ये जो हुए थे दोनों आपको मिलेंगे, आपको 1992 में हुए थे। ठीक है, 1992 में। आइए आगे बढ़ते। निम्न में से कौन आत्मरक्षा का अधिकार को व्यक्ति का प्रकृत अधिकार मानता है। 49 है, कौन मानता है, तो ये हॉब्स मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा मौलिक अधिकार बनाया गया। 3 जगह मिलेगा, जो ये लाइन जो बोली गई है आपको 3 जगह पढ़ने को मिलती है, तीनों जगह आपको मिलेगा। मौलिक अधिकार में मिलेगा, मूल कर्तव्य में मिलेगा, और राज्य के नीति निदेशक तत्व में भी ये लाइन में आपको पढ़ने को मिलेगी। तो एक ही जगह आप याद कर लें तो बेटर है। ठीक है, तो पूछा संविधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत 6 वर्ष लेकर 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा मौलिक अधिकार बनाई गई। तो कब बनाई गई, 86वां संविधान संशोधन। ठीक है, याद होना चाहिए 86वां, 86 रट लीजिएगा, रट लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं। अंबेडकर के सामाजिक और राजनीतिक दर्शन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहलू क्या मिलता है आपको। अगर हम क्वेश्चन अगर नॉर्मली अगर आपसे पूछे एसएससी में इस तरह क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो अंबेडकर के सामाजिक और राजनीतिक दर्शन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहलू क्या है, तो बताइए क्या है सामाजिक पहलू। इनका सामाजिक न्याय, सबसे बड़ी बात जो थी अंबेडकर के लिए वो थी सामाजिक न्याय की बात थी। ठीक है, आइए, यदि सदन का सत्रावसान हो जाए तो इसे आहूत करने के लिए कौन अधिकृत करेगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और एसएससी में पूछा गया है, इवन एक बार पीसीएस में भी पूछा गया, और एमपी पीसीएस में भी पूछा, यानी यूपी और एमपी में ये क्वेश्चन मैंने देखा हुआ है खुद ही।
तो अब आप बताइए, यदि सदन का सत्रावसान हो जाए तो इसे आहूत करने के लिए कौन अधिकृत है? तो कौन अधिकृत होता है बताइए। बहुत ही आसान है और ये होगा आपका आंसर कौन? राष्ट्रपति। एक्चुअली यहाँ पे कई लोग या तो अध्यक्ष मारते हैं, प्रधानमंत्री करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का अध्यक्ष पे जाता है या प्रधानमंत्री का, लेकिन यहाँ पे जो होता है अधिकृत करने का, आहूत करने का जो अधिकृत है तो वो है राष्ट्रपति। आगे बढ़ते हैं। अध्यात्मक शासन का सैद्धांतिक आधार है। जो अध्यात्मक शासन का सैद्धांतिक आधार क्या होता है, ये आपसे पूछा जा रहा क्वेश्चन में। तो क्या है? उपयुक्त में से कोई नहीं। मैंने अच्छे से अध्यात्मक बारे में पढ़ाया हुआ है, आप वीडियो पार्ट और फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट देखिए, आपको वहाँ पे इसका आंसर मिलेगा। कि संविधान संशोधन और मंत्रियों की संख्या लोकसभा की कुल सदस्य की 15% निश्चित की गई। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों इंपॉर्टेंट है कि मुझे अच्छे से याद है, ये आपके नेट में पीसीएस के प्रत्येक मतलब किसी भी स्टेट पीसीएस में, इवन आईएएस में भी एक बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, तो आप बताना किस संविधान संशोधन द्वारा मंत्रियों की संख्या लोकसभा की कुल सदस्यों की 15% निश्चित की गई, तो कब की गई? और बहुत ही आसान है और याद तो आराम से आप कर सकते हैं। तो बताइए क्या होगा 54 का? तो 54 का आपका आंसर हो जाएगा सी, 51वां संविधान संशोधन। ठीक है, 91 आप याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए बढ़ते हैं। शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः कितना निर्धारित की गई? शारदा अधिनियम के तहत पूछा जा रहा है आपसे। तो 55 का क्या आंसर होगा? तो 55 का आपका आंसर होगा ये 14 एवं 18 वर्ष। नेक्स्ट देखते हैं, ग्राम पंचायत के कितने पक्ष होते हैं? ग्राम पंचायत के कुल कितने पक्ष होते हैं? तो 56 का आंसर क्या हो जाएगा? सी, 3। नगरपालिका कमेटी का प्रधान कहलाता है। जो नगरपालिका कमेटी जो बनता है उसमें जो प्रधान होता है उसको क्या कहते हैं? आप लोग जो नगरों में रहते हैं उनको पता होगा, नहीं और कुछ लोगों को नहीं भी पता होगा। 57 उसे बोला जाता है अध्यक्ष। क्या कहा जाता है? अध्यक्ष। आइए आगे बढ़ते हैं। भारत में राज्यों की संख्या कितनी है? ठीक है, बताना है वर्तमान में भारत में राज्यों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पर आपको मिलेगा, आपका आंसर हो जाएगा बी, 28। ठीक है, और अगर यहीं से एक क्वेश्चन पूछे यूनियन टेरिटरी यानी जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं उनकी संख्या कितनी है, तो आप सिर्फ याद कर लीजिए, आपका आंसर हो जाएगा 8। ठीक है, चलिए अब एक्चुअली अब यहाँ पर अगर आप ज्योग्राफी पढ़े होंगे तो आपसे यहाँ से बहुत सारे ज्योग्राफी के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है और थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी कर सकते हैं। इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपसे पूछा था कि सबसे लंबी तटरेखा किसकी है, तो गुजरात की हो जाएगी। यहाँ पूछा था कुल कितने तटीय जो हैं हमारे राज्य हैं, तो 9 हो जाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप याद कीजिएगा, आपको बहुत हेल्प मिलेगा ज्योग्राफी में भी। और ज्योग्राफी का भी जस्ट ही अभी उसके भी बहुत सारे क्वेश्चन अभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अभी बनाए जाएंगे, तो इसे देखते रहिए। आपके ये सभी एग्जाम में लेखपाल वीडियो, ICAR का पेपर हो गया, कोई भी एग्जाम हो गया, आपके हेल्प करेगा। ये 100% आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आपको मदद मिलेगी। आइए बढ़ते हैं। किसकी सलाह पर राज्य मंत्रिपरिषद की नियुक्ति होती है? किसकी सलाह पर राज्य मंत्रिपरिषद की नियुक्ति होती है? तो राज्य मंत्रिपरिषद की नियुक्ति किसकी सलाह पर होती है? तो ये आपको बताना है। जो तो ये होगा आपकी सृष्टिका बी, प्रधानमंत्री। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंचायती राज संस्थाओं का निर्माण सर्वप्रथम किस राज्य ने किया था? पंचायती राज संस्थाओं का निर्माण सर्वप्रथम किस राज्य ने किया था? तो किस राज्य ने किया था? तो किया गया था आपके राजस्थान में 2 अक्टूबर को। किसने किया था? तो जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैंने पढ़ाया। पार्ट 1 डेडिकेटेड वीडियो है, सिंगल वीडियो 30 मिनट्स के आसपास का, आप उसे देखिए, आपको ग्राम पंचायत A to Z याद हो जाएगा। अगर आप ग्रामीण पटवारी का या आप लेखपाल का अगर इस तरह का अगर एग्जाम देते हैं तो एटलीस्ट आपको अच्छे से ग्राम पंचायत की पृष्ठभूमि आपको अच्छे से पता होना ही चाहिए। ठीक है, आइए देखते हैं। संवैधानिक सरकार का अर्थ है, संवैधानिक सरकार जो होती है उसका क्या अर्थ होता है? तो संविधान की शर्तों के अनुसार सरकार। ठीक है, अभी इसको हम लोगों ने क्वेश्चन पढ़ा था, ये क्वेश्चन यहाँ पर रिपीटेड है। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है 63, अच्छा क्वेश्चन है। 1925 के कानपुर कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? जो 1925 में कानपुर में अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, तो आपको क्या करना है? सरोजिनी नायडू। ठीक है, प्रथम भारतीय महिला थी। अगर पूछे
प्रथम महिला कौन थी? तो आपको मारना है एनी बेसेंट। दोनों क्वेश्चन अलग अलग है, ध्यान दीजिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा के सदस्यों द्वारा भारत के संविधान पर अंत में कब हस्ताक्षर किया? किस डेट को हस्ताक्षर हुआ था? अच्छा क्वेश्चन है 64 का। तो बताना कब हस्ताक्षर हुआ था। और उसी दिन जो राजेंद्र प्रसाद है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को भारत का राष्ट्रपति भी घोषित किया गया था। ये दो इन्फॉर्मेशन आपको एक ही साथ में दे रहा हूँ। तो बताइए क्या आंसर होना चाहिए इसका? तो तुक्का मत मारिए, याद कीजिए 24 जनवरी 1950। कई लोग तुक्का मार होंगे 26 जनवरी 1949 या 1950। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा का प्रधान कौन था? जो संविधान सभा था उसका प्रधान कौन था, ये आपको बताना है। आसान क्वेश्चन है। तो संविधान सभा का जो प्रधान था वो थे आपके कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कई लोग जल्दी में BN राव को मारेंगे, तो लेकिन ये सलाहकार थे। ठीक है, और BR अम्बेडकर आपके क्या थे? ये थे प्रारूप समिति के। और जो जवाहरलाल नेहरू थे वो मैंने पढ़ाते हुए बताया था, जहाँ संघ है तो उस समिति को इनको प्रधान बना देना। ठीक है, तो ये संघ के थे। ये आगे बढ़ते। आई होप आपको समझ में आ रही होंगी बातें। भारत के राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल से पूर्व हटाया जा सकता है। तो किसके द्वारा हटाया जा सकता है? क्या प्रधानमंत्री हटा देगा? कौन हटाएगा उसे भैया? किस प्रक्रिया के द्वारा आप उसे हटाओगे? तो संसद द्वारा। बहुत लंबी प्रक्रिया है, महाभियोग की प्रक्रिया। आर्टिकल 62 में आप पढ़ोगे, महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जाती है संविधान के अतिक्रमण की। जब करता है कोई राष्ट्रपति तभी उसे हटाया जा सकता है। तो जब आप इसे पढ़ोगे, ये बहुत लंबा खासा प्रोग्रेस है कि अगर लोकसभा में आता है तो लोकसभा में उस पर 100 लोग साइन करेंगे। राज्यसभा से अगर इसे स्टार्ट होता है तो आपको वहाँ पे 50 लोग साइन करेंगे, अनुमोदक होंगे। तो इस तरह से चीज़ें स्टार्ट होती हैं यहाँ पे। लेकिन एक क्वेश्चन यहाँ पे जनरली पूछा था कि अगर राष्ट्रपति के खिलाफ अगर महाभियोग अगर चलाना हो तो क्या एक सदन में से होगा या दोनों सदनों से? तो याद रखिएगा, किसी भी सदन में स्टार्ट किया जा सकता है। प्रक्रिया उसके हटाने की प्रक्रिया जो है उसे किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है। बट एक कंडीशन है कि उसे 14 दिन पूर्व उसे आपको सूचित करना होता है। ये ध्यान दीजिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। विधवा पुनर्विवाह एक्ट कब पास हुआ था? विधवा पुनर्विवाह के बारे में बताते हैं, बताइए। तो 67। तो ये 56 याद रखिएगा, 1856। भारत के संविधान द्वारा कितनी भाषाएं स्वीकृत है? भारत में जो संविधान है कुल कितनी भाषाएं हैं? तो मूलतः तो भाषा थी 14। ठीक है, लेकिन अभी जो वर्तमान में कंडीशन है वो है आपकी 22 है, जिसमें मैथिली, सांथली, डोगरी और बोडो हैं। ठीक है, याद रखिएगा। आप याद रखिए, महेंद्र सिंह धोनी बैटमैन, ये कोड है, आप याद सकते हैं। लास्ट में सब जो भाषा जोड़ी गई थी वो थी मैथिली, सांथले, डोगरी, बोडो। ठीक है, 4 भाषाएं जोड़ी गई थी, तो याद रखिएगा। और जो वर्तमान जो स्टार्टिंग में मूल संविधान हमारा लागू हुआ था तो उस टाइम 14 भाषा थी। और वर्तमान में बढ़ते बढ़ते कितनी हो गई है? 22। और भी चीज़ इसमें है, कौन सा अमेंडमेंट हुआ, कौन सा अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया, बट हम ये लोग यहाँ बात नहीं करेंगे, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया? अब यहाँ पे मैंने पढ़ाया था आप लोगों को केंद्र में द्वैध शासन। यहाँ पूछ रहा है केंद्र में द्वैध शासन, तो आपको बताना केंद्र में द्वैध शासन की प्रणाली कब स्थापित हुई। एक केंद्र है और एक प्रांत है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन ये पूछ देगा कि प्रांत में, तो आप क्या करेंगे? 2 क्वेश्चन है आपका 69। तो पहला जो क्वेश्चन है, जो आपने अभी क्वेश्चन आपने देखा केंद्र में द्वैध शासन, तो ये है आपको भारत शासन अधिनियम 1935। वहीं अगर प्रांत होगा तो आपको याद रखना है आपको भारत परिषद अधिनियम 1919। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। और जो ये थे प्रांत वाले, इसके जो जनक माने जाते हैं वो माने जाते हैं लियोनस कार्टियस। लियोनस कार्टियस याद रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं सदस्य थीं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो बताइए 70 का क्या होगा? 70 का आपका आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, आई होप आप लोग चीज़ें समझ रहे हैं। और अगर आपको लग रहा है कि आपको बहुत अच्छे क्वेश्चंस लेवल प्लस आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल रही हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो शेयर भी करें अपने फ्रेंडों को, ताकि उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिल सके जो अभी नेक्स्ट एग्जाम में बैठने वाले हैं। ठीक है,
ज्ञान बांटने से बढ़ता है। अब ये होगा कि नहीं हम तो पढ़ लिया, अपने फ्रेंड को ना बताएं क्योंकि वो भी पढ़ लेगा तो वो भी सही करके आ जाएगा, तो ऐसा नहीं है। आप उसे पढ़िए और नहीं तो पढ़ के उसे समझाइए भी, तो उसे बहुत सारी चीज़ें आप खुद भी बता सकते हैं। ठीक है, तो ये देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किस वर्ष में हुआ? ठीक है, पूछा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किस वर्ष में हुआ। अच्छा क्वेश्चन है, तो बताना आपको तो कब हुआ, तो 1976। आप ये पूछ दे कौन सा संविधान संशोधन था, तो आपको याद रखना है 42वां। ओके, और अगर पूछे क्या क्या जोड़ा गया, जो प्रस्तावना में 3 वर्ष सब जोड़े गए। ठीक है, अब वो 3 शब्द मैं नहीं बताऊंगा, इसलिए क्योंकि मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 जो पढ़ाया था तो बहुत अच्छे से मैंने बहुत ही डिटेल से उन तीनों शब्दों का वर्णन किया हुआ है और उन तीनों का क्या मीनिंग होगा। ठीक है, जैसे मैं बता दे रहा हूँ, जैसे पंथ निरपेक्ष हो गया। ठीक है, 2 आप लोग बताइएगा, तो उनका कैसे मैंने बहुत एक्सप्लेन किया हुआ है, तो उसे जाइए उस वीडियो को पार्ट 1 पार्ट 2 करके मैंने उसे बहुत सारे लोगों ने देखा भी है, तो आप उसे देखिए, वहाँ पे बहुत सारी बातें आपको समझ में आएंगी। तो चलिए आगे बढ़ते, इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। 1976 और 1978 में जो होता है आपका संविधान संशोधन है आपका 44वां है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है? धर्मनिरपेक्षता बहुत ही क्लियर कट यहाँ पे क्वेश्चन है। तो क्या है, राज्य का कोई अपना धर्म नहीं होगा। ठीक है, राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है, ध्यान दीजिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही इजी क्वेश्चन आपके सामने है। राज्यसभा का सदस्य चुने जाने के लिए प्रत्याशी की आयु होनी चाहिए, जो प्रत्याशी होता है उसकी आयु कितनी होनी चाहिए? राज्यसभा का सदस्य चुने जाने के लिए प्रत्याशी की आयु कितनी होनी चाहिए? तो आपकी अगर बनना चाहते हैं, राज्यसभा का सदस्य बनना चाहते हैं, तो आयु आपकी होनी चाहिए 30 वर्ष। ओके, अब यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछता है, वो राज्य से संबंधित है और अनुसूची से संबंधित है। ठीक है, अनुसूची जब आप 4 पढ़ते हैं तो पूछता है राज्यसभा में सीटों का आवंटन। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, राज्यसभा में सीटों का आवंटन का वर्णन किस अनुसूची में है? ठीक है, टोटल 12 अनुसूची है, जिसको नहीं पता होगा वो लिख लेगा। ठीक है, टोटल 12 अनुसूची हैं। अब अनुच्छेद कोई मत करना है, शॉर्टकट में लिखना हो तो अनुसूची ही पढ़ना। ठीक है, और जब हमारा संविधान लागू हुआ था उस टाइम जो थे टोटल 8 अनुसूचियाँ थी, वर्तमान में 12 हैं। 11 और 12 नंबर को मैंने डिस्क्राइब कर दिया। 10 नंबर दल बदल से है और आपका 9वां नंबर है जो जिम्मेदारी से संबंधित है। ठीक है, तो उसमें बहुत सारी बातें कही गई हैं, मेरे कुल मिलाकर उन्मूलन से संबंधित है। तो ये बातें आपको समझ में आ गई। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन तो आप यहाँ देख लीजिए, और दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ देगा कि राज्यसभा की जगह दे देगा लोकसभा, तो लोकसभा के लिए कितना है? 25 वर्ष है। ठीक है, कई बार यहाँ पे एक क्वेश्चन और रोटेट करता है कि अगर मुख्यमंत्री बनना है तो आपकी एज कितनी होनी चाहिए, या प्रधानमंत्री बनना हो तो कम से कम इतना तो होनी चाहिए, लोकसभा से अगर चुन के आते हैं तो, या राज्यसभा से अगर आप बनना चाहते हैं तो 30 वर्ष होनी चाहिए। चलिए याद कर ली तो अच्छी बात है, कोई नहीं याद किए तो फिर एक बार वीडियो को रिवाइंड करके देखिए, आपको चीज़ें समझ में आएंगी। भारतीय संविधान 44वां संविधान संशोधन निर्मित किस एक प्रधानमंत्री के समय में किया गया? तो बताइए, 74वां की बात कर रहा है, तो किसकी सरकार थी? मोरारजी देसाई की थी। ओके, सर्वोच्च न्यायालय का वह कौन सा न्यायाधीश था जिसके खिलाफ महाभियोग प्रक्रिया आरंभ की गई लेकिन महाभियोग पास नहीं हो पाया? तो बताना है। अब ये इसको बोलते हैं खोजी क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन इस तरह के बहुत कम पूछे जाते हैं, लेकिन जब पूछे जाते हैं तो समझ में नहीं आता है, क्योंकि आदमी पढ़ा तो रहता है लेकिन याद नहीं रहता है। तो थे सुमित्र सेन। 75 का आपका सी होगा, और इस प्रकार आपका आंसर हो जाएगा सुमित्र सेन। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के 12वीं अनुसूची संबंधित अभी मैंने ऊपर वर्णन भी किया था, तो 11वां पंचायत था और 12वां जो था आपका नगर पालिका से संबंधित था। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा 12वां अनुसूची। अगर पंचायत का सिंपल से पूछता आपसे आंसर तो आप रखिएगा 11। ठीक है, 11वां अनुसूची संविधान संशोधन आपका था, ये था 73वां और ये था 74वां 74। ओके, ईयर आप याद रखिएगा 1992। आइए आगे बढ़ते हैं। कौन सा उपराष्ट्रपति था या कौन थे उपराष्ट्रपति जिनका देहांत अपने कार्यकाल के दौरान हुआ? तो 77 का क्या हो जाएगा? कृष्णकांत, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदू विवाहित महिलाओं का पृथक निवास एवं भरण पोषण अधिनियम कब पारित हुआ? इंपॉर्टेंट है।
तो बताइए 78 का क्या आंसर होगा? 78 का आपका आंसर हो जाएगा सी 1946। आइए आगे बढ़ा जाए। भारतीय समाज के इतिहास में 1856 का वर्ष महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ। क्यों सिद्ध हुआ? ये पूछ रहा क्वेश्चन, क्यों सिद्ध हुआ? 79 का क्या हो जाएगा? तो आपका आंसर हो जाएगा डी, और ये होगा डाकन प्रथा के विरुद्ध अधिनियम पारित हुआ। नेक्स्ट देखते हैं, लैंगिक समानता के लिए स्थानीय शासन में महिलाओं के लिए लगभग कितने प्रतिशत सीटों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। 80 नंबर, तो कितना है? 30%। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा आप कंफ्यूज जाते रहे, अगर 33% दे दे तो ठीक है, तो 33% नहीं है, 30% है। महिलाओं घरेलू हिंसा से संरक्षण प्रदान करने के लिए महिला घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम 2005 कब लागू हुआ? कब लागू किया गया? तो 81 का क्या होगा? 2006 में। क्या आंसर हो जाएगा? 2006, जस्ट एक वर्ष बाद, यानी 2005 में आया अधिनियम और लागू हुआ 6 में, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लैंगिक संवेदनशीलता के तहत निम्न में से किस गतिविधियों के अंदर पुरुष एवं महिलाओं के बीच के अंतर को समाप्त करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए? ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, और थोड़ा स्टैंडर्ड एग्जाम, अगर आप नेट का एग्जाम देते हैं, पेट नेट उट का एग्जाम देते हैं, ठीक है, यूजीसी नेट हो गया, टीजीटी पीजीटी का, तो उसमें पूछे जाते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं, बट जानना जरूरी है, इसलिए क्वेश्चंस अच्छे हैं। आइए देखते हैं 82 का क्या आंसर होगा? तो इसका आंसर होगा सी। आंसर आपका क्या हो जाएगा? समाप्त करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए, तो किस स्तर पे कदम उठाए जाने चाहिए? तो 82 का आपका हो जाएगा सी, राजनीतिक स्तर पे, ठीक है। नेक्स्ट, एक कानून के रूप में निम्न में से किसे यौन उत्पीड़न गतिविधियां माना गया है? एक कानून के रूप में निम्न से किसे यौन उत्पीड़न गतिविधि माना गया है? तो 83 बताना है आपको। तो 83 का क्या आंसर होगा? तो इसका आंसर होगा इनमें से सभी को माना गया है, ठीक है। मौखिक रूप से परेशान करना, अमौखिक रूप से परेशान करना, शारीरिक रूप से परेशान करना। लैंगिक भेदभाव रोकने में कौन सा कदम ज़्यादा कारगर हो सकता है? अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए लैंगिक भेदभाव अगर रोकना है तो कौन सा इसमें कारगर सबसे बेस्ट होगा? 84 का। तो कौन सा बेस्ट होगा? ये शिक्षा का व्यापक प्रचार करना, ठीक है। अगर आप एजुकेटेड होंगे तो ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो एजुकेटेड होने के बाद भी गलत काम करते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने कर्मस्थल और शैक्षणिक स्थानों में महिलाओं के साथ होने वाली यौन उत्पीड़न के रोकथाम के लिए कब दिशा निर्देश दिए थे? कब दिया गया था, जारी किया गया था? अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 85 का क्या हो जाएगा? तो 1997 में, 1997। लोकतंत्र में निम्न में से किस प्रकार की विविधता पाई जाती है? जो हमारा लोकतंत्र, उसमें किस प्रकार की विविधता पाई जाती है? देखिए, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, और यहीं पे आदमी आर्टिकल रख लेता है, कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन रख लेता है, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन में क्या होता है, आदमी फंसता चला जाता है कि यार ये क्या आ गया, ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं था, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा बेसिक स्ट्रक्चर भी जानना, यानी बेसिक वर्डों को समझना भी जरूरी है। तो 86 का क्या आंसर होगा? 86 का आपका ए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक है। अभिव्यक्ति स्वतंत्रता यानी हर किसी को अपनी अपनी बात रखने का, पक्ष रखने का अधिकार है, ठीक है। जैसे कोई भी टॉपिक है, जैसे अभी बोला जाए कि यूक्रेन पर हमला करना चाहिए नहीं करना, तो हमारा टॉपिक हम लोग बात कर सकते हैं। देश में कोई योजना लागू करनी है तो उस पर भी हम लोग बात कर सकते हैं, ठीक है। यानी सबके अलग अलग अभिव्यक्ति, अपनी स्वतंत्रता, अपने अपने मत हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। पितृसत्तात्मक सिद्धांत के प्रमुख प्रतिपादक कौन थे? तो पितृसत्तात्मक सिद्धांत के प्रमुख प्रतिपादक जो थे आपके, वो बताने हैं। तो सॉरी, तो 87 के आपका क्या हो जाएगा? सी, सन हेनरी मैन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य के लिए कॉमनवेल्थ शब्द का प्रयोग किसने किया था? कॉमनवेल्थ जो शब्द है राज्य के लिए, वो किसने प्रयोग किया था सबसे पहले? तो ये किया था आपके हॉब्स ने। जीवन स्वतंत्रता तथा संपत्ति व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकार है, यह कथन किसका है? तो आपको बताना है 89। तो यह अधिकार किसका है? तो यह है लॉक का। यह कथन किसका है? तो लॉक का। निम्न में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान में वर्णित नहीं है? ऐसा कौन सा है जो भारतीय संविधान में वर्णित नहीं है? 90 नंबर आपका क्वेश्चन, 90 नंबर का। तो कौन सा नहीं है? तो ये प्रेस की स्वतंत्रता। देखिए, प्रेस की स्वतंत्रता तो है, लेकिन वर्णित नहीं है, यानी लिखा नहीं गया है
है, लेकिन ये 109 कॉम के अंदर ही इसको कई बार आप लोग अगर आप किसी मैगजीन या किसी अलग बुक में अगर आप पढ़ते होंगे तो आप लिखा गया, बट उसमें प्रॉपर इस तरीके से लिखा नहीं गया है, ठीक है। तो 90 का क्या हो जाएगा, तो वर्णित नहीं है, संपत्ति अर्जित करना कर सकते हैं, समानता का है, बालता श्रम पे रोक भी है, सब प्रेस की स्वतंत्रता जैसे वर्ड आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो आपका 90 का क्या हो जाएगा, ए। आइए आगे बढ़ते हैं। अब प्लीज़ वीडियो को आप लोग शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंडों को। प्रेस शब्द में समानता शामिल नहीं है, प्रेस शब्द जो है उसमें समानता किसको शामिल नहीं किया है, तो किसको शामिल नहीं किया गया, तो इंटरनेट वेबसाइट को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा जनसंचार माध्यम आंखों और कानों का एक साथ प्रयोग करता है। आसान क्वेश्चन है, 92 आपको इसमें व्यवहारिक क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं, फिर आगे एकदम डायरेक्ट फिर पॉलिटी के क्वेश्चन मिलेंगे, यहाँ घुमावदार क्वेश्चन या मॉड्यूलेट क्वेश्चन है आपके। बताइए निम्न में से कौन सा जनसंचार माध्यम आंखों और कानों का एक साथ प्रयोग करता है, तो सभी लोग करते हैं और सभी लोग टीवी देखते भी होंगे, तो उन्हें आप बताइए। आसान क्वेश्चन है, ठीक है। तो 92 का क्या हो जाएगा, डी, टेलीविजन विज्ञापन, ठीक है। किस प्रथम स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, ठीक है। तो बताइए, एक क्वेश्चन बताना है, किस प्रथम स्पीकर जो थे जिनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। 93 का सी, तो ये थे मावलंकर। कौन थे व्यक्ति, जीवी मावलंकर। मार्क्स किस देश का रहने वाला था या किस देश के निवासी थे मार्क्स, तो आपको बताना है, तो किस देश के निवासी थे, तो ये थे जर्मनी के। भारतीय संविधान में सर्वप्रथम सामाजिक न्याय शब्द का उल्लेख संविधान के किस भाग में मिलता है। सामाजिक न्याय बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे सामाजिक न्याय की, तो बताइए सामाजिक न्याय जैसा ये वर्ड जो है इतना भारी भरकम आपको कहाँ पे मिलता है। तो 95 का क्या हो जाएगा आपका प्रस्तावना में। नेक्स्ट क्वेश्चन थे, निम्न में से किस अनुच्छेद में सामाजिक न्याय के दर्शन होते हैं। सामाजिक न्याय का दर्शन आपको किस में प्राप्त होता है या किस अनुच्छेद में आपको मिलता है, तो आपको मिलेगा, आप जब पढ़ेंगे तो समानता का अधिकार में आपको 14 से 18 के बीच में जो मौलिक अधिकार हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, अनुच्छेद 17 तक समाज में व्याप्त किस बुराई को दंडनीय अपराध घोषित किया गया है, तो किसे घोषित किया गया है, अस्पृश्यता यानी छुआछूत को। नेक्स्ट देखते हैं, मनुष्य की खरीद बिक्री को किस अनुच्छेद के तहत दंडनीय अपराध घोषित किया गया। इंपॉर्टेंट है, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं, और अभी तक आप वीडियो हमारा देख रहे हैं तो प्लीज़ इसे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंडों को भी शेयर करें, ताकि उन्हें भी बहुत डिफरेंट तरह के क्वेश्चन करने का मौका मिले और वो भी आपकी तरह एग्जाम में अच्छे स्कोर करें। चलिए तो देखते हैं, तो 98 क्वेश्चन कह रहा है, तो आपको बताना है कि खरीद बिक्री को किस अनुच्छेद के तहत दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। तो किसके तहत घोषित किया गया, तो आर्टिकल आपका हो जाएगा 23, आर्टिकल 23 98 का सी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, निम्न जो अनुच्छेद है 29 के तहत अल्पसंख्यक वर्गों के निम्न में से किस तरह के हितों के संरक्षण की बात कही है। 29 जो है तो दिया है, इनमें से सभी है संस्कृत भाषा और लिपि, तो क्या हो जाएगा 99 का क्या आंसर होगा, तो आपका सभी का सभी है, इस सभी की बात कही गई है, और ये क्वेश्चन आपको अच्छे से पता होगा, ठीक है। अगर आपने कोई एग्जाम या प्रैक्टिस सेट दिया होगा तो जरूर उसमें कराया गया होगा। राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग वर्ग की स्थापना कब की गई थी। जो राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग वर्ग आयोग जो थे, जो ओबीसी पिछड़ा वर्ग आयोग आप जो देखते हो, तो इसकी स्थापना कब की गई, तो 1993 में। कब की गई, 1993 में। आइए आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे आप लोगों ने कंप्लीट अपने 100 क्वेश्चन देख लिए। अब यहाँ से फिर मैं एक 100 क्वेश्चन का एक अलग वीडियो बनाऊंगा, यानी 101 से लेके 200 तक का टोटल 200 क्वेश्चन मैं अभी करा दूंगा आपको। यानी आज आपका 100 क्वेश्चन होगी, फिर कल मैं 100 क्वेश्चन आपको इवनिंग में 8 o'clock पे आपको अपलोड किया जाएगा, ठीक है। और अभी पॉलिटी साथ ज्योग्राफी हिस्ट्री के भी आपके इसी तरह के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे।
यानी सभी के क्वेश्चन की तरह से चला रहे हैं, तुरंत जल्द से जल्द ये कभी सभी कंप्लीट करे जाएंगे आज और कल में, क्योंकि आपका नेक्स्ट एग्जाम जो ICAR का एग्ज़ाम है और आपका लेखपाल और वीडियो का एग्ज़ाम जो होने वाले हैं उस सभी के एग्ज़ाम के लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो इसे देखिए, शेयर कीजिए और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आपको कराए जाएंगे, जो मॉडरेट टाइप के भी होंगे, टफ भी होंगे, कुछ केवल आपके थ्योरी बेस होंगे, ताकि आप उसमें सोचें समझें कि क्या आपको आता है नहीं। क्वेश्चन को पॉज करके देखते चलिए, जो नहीं आता है उसे कमेंट बॉक्स में बताइए और अपने फ्रेंडों को भी शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।